मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई। रामलीला मैदान में भाव समारोह में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी हां, रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद अब रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां हैं। जी हां, बीजेपी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करना, पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना, शहर की प्रदूषण और बुनियादी ढांचे की समस्याओं को ठीक करना और यमुना की सफाई शामिल है। जी हां, भाजपा सरकार को राष्ट्रीय राजधानी की वित्तीय सेहत पर नजर रखते हुए ये सारे काम करने होंगे। अपने गठन के बाद से पहली बार सत्ता से बाहर हुई आप अब विपक्ष में होगी और बीजेपी पर दबाव बनाएगी। जी हां, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शीर्ष प्राथमिकताओं में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक मानदेय प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करना होगा। ये पार्टी की घोषणा पत्र में एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी को द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती तो पहली कैबिनेट बैठक में राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें बिहार पर टिकी है। अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की जंग जीतने के लिए सभी बड़ी पार्टियों में होड़ मची है। कांग्रेस भी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी से बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी महीने में 2 बार बिहार का दौरा किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी फरवरी में 2 जनसभा करेंगे। जी हां, मार्च में प्रियंका गांधी की बिहार जाने की खबरें सामने आ रही। इसी बीच राहुल ने एक बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने अपनी कोर टीम का हिस्सा रहे सबसे विश्वसनीय सदस्य कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बना दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक और सदन के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने अपने हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। जी हां, हाल ही में अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत लाए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आई। इन तस्वीरों में भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखा गया था। इसी मामले को लेकर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड विधानसभा परिसर में हाथों में बेड़ियां डालकर विरोध जताया है। जी हां, भुवन कापड़ी ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि अमेरिका में हमारे देशवासियों को इस तरह से बेड़ियों में जकड़कर रखा गया। भारत सरकार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। अगर सरकार को भारतीयों को वापस लाना ही था तो अपने जहाज से लाना चाहिए था, न कि किसी विदेशी जहाज से उन्हें भारत भेजा जाता। ये हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है और हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का कुंभ में नहाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि स्नान करने वाले पानी में गंदे नालों का पानी आ रहा और करोड़ों लोगों को मलमूत्र में डुबकी लगानी पड़ रही। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने वाले बयान का समर्थन भी किया है। जी हां, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने महाकुंभ की व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा है कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। अगर ये कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? लोगों को अपना सामान लेकर 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नहाने के लिए आने वाला पानी सीवरेज के पानी में मिला हुआ है और वैज्ञानिक इसे नहाने लायक नहीं मानते। फिर भी आप करोड़ों लोगों को इसमें नहाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका काम था कि या तो नालों को कुछ दिनों के लिए बंद कर देते या फिर उन्हें डाइवर्ट कर देते ताकि लोगों को नहाते वक्त शुद्ध पानी मिल सके।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा क्षेत्र में अचानक आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चपेट में आने से करीब 35 कच्चे मकान ढह गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जी हां, अचानक से आई इस प्राकृतिक आपदा के बाद से स्थानीय लोग दहशत में हैं और खुले आसमान के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। ये तूफान इतना भयंकर था कि कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और घरों की छतें उड़ गई है। जी हां, तूफान के कारण सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों में हुआ है। कच्चे और कमजोर घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि पक्के घरों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। घरों के गिरने और मलबे के गिरने से कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक जिला न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। आज भिखारी भी 1 रुपया नहीं लेता, लेकिन हमने किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा दिया कहकर विवाद खड़ा करने वाले महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के नेता माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जी हां, फडणवीस सरकार में एनसीपी की मंत्री धनंजय मुंडे पहले से ही मुश्किल में फंसे हुए हैं और विपक्षी रोज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एनसीपी की दूसरे मंत्री भी मुश्किल में फंस गए हैं। भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को 119 विदेशी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिए हैं। इनमें से अधिकतर वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स हैं और चीन और हांगकांग से जुड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए। ये सेक्शन सरकार को ऐसे कंटेंट या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। जी हां, सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को जिन ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिए हैं उनमें से कुछ सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया आदि से भी जुड़ी हुई है। देश में सिम कार्ड के खरीदने के नियम अब सख्त हो गए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते लोगों को डेटा चोरी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। अब इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिम कार्ड के नियमों को सख्त किए हैं। जी हां, दरअसल साइबर अपराध की घटनाओं में फर्जी सिम कार्ड की भूमिका अहम होती है। इसे देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। जी हां, केंद्र सरकार के टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों की पहचान के लिए सख्त नियम अपनाए जाएंगे और सिम कार्ड बेचने से पहले कंपनियों को उन्हें अलग अलग पैरामीटर पर वेरीफाई करना होगा। अब कोई भी ग्राहक बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। यानी सिम कार्ड बेचने से पहले कंपनियों का उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब एक और बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग वहां खेती किसानी की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। जी हां, बुधवार को मंजूरी पाए कानून में स्टेट के 13 में से 11 जिले शामिल है, जहां बाहरियों पर पाबंदी रहेगी। इस फैसले की नौबत आने के पीछे भी एक नहीं 2 बड़ी वजह रही है। जी हां, उत्तराखंड में लगातार उठती मांग के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी। संशोधित ड्राफ्ट को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक भर में इस राज्य में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह की कानून की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल को हाई कोर्ट के जजों की जांच करने का अधिकार है। लोकपाल के आदेश को बहुत परेशान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लोकपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल द्वारा पारित आदेश के बाद मामले को स्वयं संज्ञान में लिया है और केंद्रीय लोकपाल के रजिस्ट्रार और लोकपाल के समक्ष शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।